नमस्कार सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द टीचर टाइम केमिस्ट्री में। तो बच्चों, जैसे सभी को पता होगा कि मैं मास्टर सीरीज में आपका एमएससी थर्ड सेमेस्टर, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर या एमएससी के सारे सेमेस्टर्स का लेक्चर लेके आता हूं मैं। तो इसी कड़ी में आज जो मैं लास्ट वीडियो अपलोड किया था आपका ऑर्गेनोमेटली केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करूंगा। आज हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। बच्चों, इससे पहले आपके जो भी मास्टर्स के सिलेबस में मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसको एक बार जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज हम शुरू करेंगे। हाँ, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, ये जो आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल दिख रहा है इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपका। दूसरा आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ये रहता है कि सर आप हमारा जो आधा सिलेबस है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सिलेबस दिखाना चाहूंगा। इसमें जो सिलेबस है वो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आपको ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा हिस्सा देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे यूनिट 2 में आपको जो पार्ट बी है, ये जो पार्ट बी है उसमें आपको देखो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो इसमें हम लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आधा जो पार्ट है वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसके बाद इसी का ऑर्गेनोमेटलिक का दूसरा जो पार्ट है ये आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। आपके जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो आपका सिलेबस है वो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। अभी आपको जो दिखा रहा हूँ वो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे सिलेबस में तो इतना ही है तो हमको नहीं पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्यों पढ़े। अच्छी बात है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है अगर आप किसी टॉपिक को कंप्लीट पढ़ रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू स्टडी द कंप्लीट टॉपिक ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री, तो आपको इतना जानना जरूरी है कि आपका कौन सा सिलेबस का हिस्सा, यानी कि आपका कौन सा टॉपिक कौन से सेमेस्टर में आता है। जैसे कि अभी आपको मैं बताऊं, ये जो कैटालिसिस का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका एमएससी थर्ड सेमेस्टर का पार्ट है। यहाँ पे आपको ये जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका जो मेटल कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूंगा, जो मेटल कार्बोनिल है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो सारा सिलेबस वो इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि आपने 80 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं पढ़े और डायरेक्टली आपको यहाँ पे आप खुद लॉजिक लगाइएगा, यहाँ पे आपको ऑर्गेनोमेटलिक का इंट्रोडक्शन नहीं बताया जा रहा है, डायरेक्ट आपको कहां पे ला रहे हैं, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में ला रहे हैं। किसमें? फर्स्ट सेमेस्टर में। अब चलिए आप खुद बताइए, हमने बेसिक्स को पढ़ा ही नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस में हमने सीधा कहां पे आ गए, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में। तो हमको अपना दिमाग लगाना है। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि ये आपको देखिए, ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। ये कहां का सिलेबस है? थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है आपका किसका? ऑर्गेनोमेटलिक का ही हिस्सा है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटलिक का ही हिस्सा है ये। तो आपको ये समझना है कि आपका जो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री का जो पूरा होल सिलेबस है वो 3 सेमेस्टर में डिवाइड है। चलिए, तो ये जो आपको शुरुआत के लेक्चर में ये जो मैं लिख के दिया था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ये जो पूरा सिलेबस है वो एक सेमेस्टर में कंप्लीट नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तीनों को मिला के ये पूरा यहाँ पे अगर आप इतने को पढ़ लेते हो तो आपको आसानी जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो आपको इंटरकनेक्टेड मिलेगा। हाँ, सबसे पहले हमने शुरुआत किया 18 इलेक्ट्रॉन रूल से, उसके बाद हमने पढ़ा मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, फिर हम आगे देखेंगे इसी में क्लस्टर कंपाउंड। तो ये पार्ट में डिवाइड जो आपका सिलेबस है उसको आसान करने के लिए मैं क्या किया हूँ, एक साथ कर दिया। चलिए, ये तो हो गया आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम शुरुआत जो करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। आपको मैं प्रेजेंटेशन आपके ग्रुप में डाल दूंगा, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हैं तो वहां पे आपको मिल जाएगा। नोट्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए, लेकिन आपको अंत तक देखना है, तब जाके आपको समझ आएगा कि कौन सा लिगेंड ऑर्गेनोमेटलिक में कैसे काम कर रहा है। चलिए, तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए, आज हम देखेंगे लिगेंड्स इन ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री। मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था आपका जो पहली वाली वीडियो में, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम आज देखने वाले हैं CO, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोनिल लिगेंड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल लिगेंड। उसी तरीके से मैं बताया था आपको कि फास्फिन लिगेंड होते हैं, हाइड्राइड लिगेंड होते हैं। ये सारा लिगेंड आपको धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज हमारा सबसे पहला टारगेट है वो है आपका कार्बोनिल लिगेंड, जिसको बोलते हैं CO कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल यानी कि CO कॉम्प्लेक्स। चलिए, तो इसका हम बेसिक सा इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। कार्बोनिल लिगेंड के बारे में बच्चे आप 12th क्लास में जरूर पढ़े होंगे, जब आप डाइएटॉमिक जब हम MOT पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ते हैं तो उसका एमओ डायग्राम देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का वहां पे बना होता है, आपने देखे होंगे जरूर। उसी का मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट कॉमन लिगेंड इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। क्या बोला ये? मोस्ट कॉमन लिगेंड इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इट सर्व एज द ओनली लिगेंड इन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, बाइनरी कार्बोनिल। जैसे कि यहाँ देखिए NiCO4 एग्जांपल है, WCO6 इसका एग्जांपल है। उसी तरीके से आपका आयरन के साथ कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है। और मोर कॉमनली इन कॉम्बिनेशन विद अदर लिगेंड, यानी कि इसमें आपका इनऑर्गेनिक लिगेंड भी आता है और आपका ऑर्गेनिक लिगेंड भी आता है। चलिए, तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की जो कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। बार बार बोल रहा हूं, आपका जो कार्बोनिल है यही आपका क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? यहाँ पे देखिए सबसे शुरुआत में लिखा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? ये और कहीं का नहीं है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हम पढ़ते हैं अपना शुरुआती क्लास में जो पढ़ते आए हैं वही कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब इसका हम एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में एक लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैं बहुत सुंदर सा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के लाया हूं कैसे। और देखो ये क्या है? जनरली लिगेंड है। तो बच्चों हमको पता है कि जो लिगेंड होते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको? मेटल को डोनेट करते हैं, ठीक है? और हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में यही पढ़ रहे, अभी तक के जो 1-2 लेक्चर में जो अपलोड किया हूं उसमें मैं जनरली आपको बताया हूं कि कैसे 18 इलेक्ट्रॉन रोल काउंट करते हैं, कैसे कोई इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये सारा चीज मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूं, एक बार जाके देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक्स बताते चलता हूं। मेटल कार्बोनिल आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। पहला लाइन आपको ये लिखना है कि जो मेटल कार्बोनिल होता है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। किसका? ट्रांजिशन मेटल का। किसके साथ वो लिगेंड, किसके साथ कंपाउंड बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड। इसमें लिगेंड क्या है पूछेंगे आपको, बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज द लिगेंड इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज अ न्यूट्रल लिगेंड। ये सारा पॉइंट आप लिखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर। क्या है? स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर। और ये क्या है? गुड पाई एक्सेप्टर। कैसे है? मैं जब ये समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा, अभी आप थोड़ा सा समझते चलिए। फोर्थ पॉइंट है इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 10। ये भी मैं आप बताऊंगा कैसे 10 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है इसका? 3। और इसका होमो है आपका, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है आपका सिग्मा 2p(z) और इसका जो लूमो है वो है आपका π*2px π*2py और ये डायामैग्नेटिक है। चलिए, तो बच्चों मैं जो आपको बता रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी इसको हमको समझना है कि कैसे कैसे हमारा जो एमो डायग्राम है आपको काम करता है CO लिगेंड के लिए। चलिए, तो देखिए जब हम बात करते हैं कार्बन एटम का और ऑक्सीजन एटम का, ठीक है, हमारे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में आपका 8 इलेक्ट्रॉन है। ये तो हमको बेसिक्स पता है। अब हम देखते हैं इसका 1s2 2s2, यानी कि मैं 1s ऑर्बिटल को यहाँ पे डिनोट नहीं किया है, मैं शुरुआत की हूँ आपका 2s से। तो जैसे हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का होता है 1s2 और 2s2 और उसी तरीके से होता है 2p2, ये हो गया। और ऑक्सीजन की बात अगर हम करते हैं तो ये होता है 1s2 2s2 और 2p4। इतना तो हमको बहुत बेसिक्स पता है। चलिए, मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए, अब देखिए आपके कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये कार्बन वाला है, ये आपका ऑक्सीजन वाला। कार्बन में 2s2 बनाऊं और इसमें क्या है 2p2, ये हो गया। और इसमें कितना है 2p4, 1 2 3 और ये हो गया 4। उसी तरीके से ये 1s2 2s2, ठीक है। बाकी 1s2 को मैं यहाँ नोट नहीं किया। अब देखिए इसमें जब क्या होता है, इसमें जब और ये बनता है, यानी कि ऑर्बिटल का फॉर्म होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? तो आपको दिख रहा होगा बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। 1 सिग्मा ये भी आपका बॉन्डिंग है, 2 सिग्मा ये भी आपका बॉन्डिंग है, तो 2 और 2 4,
और उसी तरीके से आपका ये जो आपको दिख रहा है ये 1 पाई, ठीक है 1 पाई, इसमें कितना है आपका 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी आपका क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो टोटल आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आता है 8, ठीक है। और आपका ये जो एंटी बॉन्डिंग, ये जो 3 सिग्मा, ये जो 3 सिग्मा आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है एंटी बॉन्डिंग है, तो इतना हो जाएगा 8 माइनस, सॉरी हाँ ये हो गया आपका 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर जो आता है CO का वो आपका कितना आता है 3 आता है। चलिए ये कहां से आया, ये आपका जो बॉन्डिंग जब हम इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, ठीक है, तो ये 2s जो है ओवरलैप होता है आपका 2s से, तो एक ऑर्बिटल बनता है। उसी तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए ये 2s जब ओवरलैप करता है 2p से, तो इधर से आता है और एक 2p से इधर आता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपका 2p का है, एक इलेक्ट्रॉन आपका 2s का है, तो ये दोनों क्या हुआ आपका बॉन्डिंग हुआ। उसी तरीके से अब देखिए ये 2s तो कंप्लीट हो गया, अब बचा 2p का, तो 2p के साथ जब हम ओवरलैप करते हैं तो 2p का एक और इसका एक, यानी कि आपका 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बार होता है, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपका ये जो पाई ऑर्बिटल जो बनता है, अब हमको ये भी पता है कि जो p ऑर्बिटल होता है, जो p ऑर्बिटल होता है उसमें 3 एक्सिस होते हैं, px py और pz, ठीक है। तो px और py इसमें से 2 जो है आपका पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब pz की बात करते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होता है, आपको याद होगा बच्चों, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसीलिए आपका 2 जो ऑर्बिटल है, यहाँ पे देखिए 1 पाई लिखा हूं और एक जो ऑर्बिटल है वो सिग्मा है, यानी कि यहाँ पे जो सिग्मा ऑर्बिटल है वो आपका क्या है, ये क्या है आपका pz, ठीक है, pz ऑर्बिटल है। तो आपको जो 3 सिग्मा है इसी में आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी में जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है आपका सिग्मा डोनर। ये आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा डोनर है। और इसका जो ऊपर वाला जो पाई एंटी बॉन्डिंग है, ये क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिखिएगा, ये आपका एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है 2 पाई जो खाली ऑर्बिटल है, इसी को हम बोलते हैं पाई एक्सेप्टर। अब यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन चीज निकल के आएगा कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड हम ये जानते हैं कि ये लिगेंड है, तो लिगेंड है तो क्या ये डोनेट करने का काम करेगा, बिल्कुल डोनेट करने का काम करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये एक्सेप्ट करने का भी काम करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एंटी बॉन्डिंग जो खाली आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको जब मैं इरेज किया तो समझ आया कि यहाँ पे आपका जो ये खाली ऑर्बिटल जो आपको दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये पाई एक्सेप्टर की तरह व्यवहार करता है। और ये जो सिग्मा ऑर्बिटल जो भरा हुआ है, सिग्मा जो ऑर्बिटल जो भरा हुआ है वो आपका सिग्मा डोनर की तरह बिहेव करता है। तो आपको इतना समझ आया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब एज अ लिगेंड वर्क करता है तो वो एक्सेप्टर भी होता है और वो डोनर भी होता है। चलिए इतना तो आपको समझ आ गए। तो ये सारा चीज आपको जो मैं लिखा था वो क्लियर हो गया होगा कि CO इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर। देखिए इसी चीज को यहाँ पे लिखा था, कौन सा ऑर्बिटल से डोनेट करता है, ये सिग्मा ऑर्बिटल से डोनेट करता है। दूसरा ये पाई एक्सेप्टर, गुड पाई एक्सेप्टर होता है, इसको पाई एसिडिटी या पाई एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है जो एसिड होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इसका थोड़ा सा और आपको, अब जब कॉपी में नोट्स बनाओगे तो मैं 2 अलग अलग किताब से आपके लिए मॉलिक्यूलर डायग्राम यानी कि एमओ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, वो मैं आपको लाके दिया हूँ। सेम चीज है जो मैं यहाँ पहले बनाया था, वही चीज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1s 1s, जब ये 1s 1s बनता है तो क्या होगा, आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिया था। 1s2 तो ये 1s2। बात करते हैं जब 2s2 का, ठीक है, यहाँ पे 2s2 रहेगा, यहाँ पे 2s2 तो ये कार्बन का हो गया और ये ऑक्सीजन का हो गया, तो यहाँ पे आपका 2p4 हो जाएगा और ये 2 यानी कि 2p2 सर 2s2, ये क्या है 2s2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो लास्ट और ऊपर वाला जो ऑर्बिटल होता है वो आपका एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ये आप बना सकते हैं नोट्स के तौर पे, आपको जब कभी भी अगर एग्जाम में आया कि एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको इसको बनाना है और समझना है कि कैसे कौन सा ऑर्बिटल जो है किसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है।
कुछ भी नहीं है, आपको समझना। देखिए मैं आपको बता, ये कि एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल, ये आपका कार्बन का है, ये एस है, ये पी है आपका ऑक्सीजन का है। भाई हमको क्या करना है, ओवरलैप करना है। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बार इधर एस के साथ आया, इसके एक ऑक्सीजन के एस के साथ इंटरेक्ट होगा। दूसरा बार ये ऑक्सीजन का यानी कि एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, तो इसका एंटी बॉन्डिंग बना लिया, तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग हुआ, ये आपका बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, चलिए एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एस का तो काम हो गया, अब बचा पी का। तो पी में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर पी के साथ अब इसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, अब इसके पास एक और है। ठीक है, तो वो कहां बनाएगा, आपका एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो नॉन बॉन्डिंग में गया। तो इस तरीके से आपका ये आपका क्या हो गया, स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग हो गया। और बाकी आपका जो बॉन्डिंग है 2 2 4 2 6 2 8, इसीलिए आपको बोला था मैं 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, तो आंसर आया था आपका बॉन्ड ऑर्डर 3। तो इस तरीके से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो गया, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वो मैं आपको समझा दिया। चलिए अब कुछ कॉन्सिक्वेंस यानी कि कुछ रिजल्ट सामने आता है, वो रिजल्ट क्या है जो मैं आपको बताता हूं। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल हैव बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है यहाँ पे कि जब भी मेटल कार्बन बॉन्ड बनता है, किसमें, मेटल कार्बोनिल में, ध्यान से सुनिएगा, मेटल कार्बोनिल में जब भी मेटल कार्बन बॉन्ड बनता है तो इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, एक सिग्मा डोनर और दूसरा पाई एक्सेप्टर, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। सिग्मा ऑर्बिटल से वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और पाई एक्सेप्टर यानी कि जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन एटम। क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन एटम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिस्क्राइब्ड इन 2 स्टेप। पहला स्टेप ये है कि द फर्स्ट ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन द फील्ड बॉन्डिंग π2p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एम्प्टी मेटल जो डी ऑर्बिटल है, खाली जो मेटल का डी ऑर्बिटल खाली है उसके साथ आपका फील्ड 2p ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका जो ऑर्बिटल है वो क्या है, फील्ड है, उसके साथ उन्होंने इंटरेक्ट करेगा। और दूसरा है यानी कि उसके साथ रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा किसके किसके बीच, मेटल एंड कार्बन एटम के बीच, सिग्मा बॉन्ड बनेगा मेटल एंड कार्बन के बीच। तो चलिए मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। दूसरा है डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन इनटू अ वेकेंट d orbital of the metal takes place. CO is a weak base and weak donor. The sigma bond found with the metal atom is weak. चलिए दिखाता हूं मैं ये जो मैं बात कर रहा हूं, आपका ये जो मेटल का ये d ऑर्बिटल है, किसका है, मेटल का d ऑर्बिटल है। अब इस d ऑर्बिटल में आपका जो ये सिग्मा ऑर्बिटल है बोला था, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन में जो लोन पेयर था वो क्या हो रहा है, इधर डोनेट हो रहा है, देखिए। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई मेटल में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाता है तो वापस जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में जब डालता है तो इसका किस में जाएगा, एम्प्टी जो पाई ऑर्बिटल है कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल है, जो आपको मैं इसका एमो डायग्राम जब दिखाया तो आपको देखने को मिला होगा कि जो पाई स्टार जो खाली था वो क्या करता है, मेटल के डी ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग करता है, यानी कि पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से आपका मेटल में आ गया। अब मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा हुआ तो मेटल जो है वापस से कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, वापस करता है, जो किसमें लेता है, वो जो किसमें लेता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो आपको खाली दिख रहा है ये आपका पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। चलिए ये हो गया। अब ये जो कार्बन का लोन पेयर है किसमें आ रहा है, मेटल के डी ऑर्बिटल में, और ये जो कार्बन का जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पाई ऑर्बिटल है वो क्या कर रहा है, मेटल के डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को वापस ले रहा है। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक नया टर्म्स आपको मिलेगा, बेक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बेक बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहला ओवरलैप तो आपको समझ आ गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड से आपका इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डी ऑर्बिटल में, किसके डी ऑर्बिटल में, मेटल के डी ऑर्बिटल। दूसरा ओवरलैप है, द सेकंड ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन द फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल है, फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल है with an empty anti-bonding pi2p star orbital of the carbon monoxide resulting in addition of pi bond। अब क्या बनेगा, pi bond बनेगा किसके बीच, मेटल एंड द सेम CO मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे आपको
एक पाई बॉन्ड बनते हुए दिखाई देगा और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड से आपका इलेक्ट्रॉन मेटल में जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जाएगा, और जब मेटल वापस से कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई एंटी बॉन्डिंग स्टार यानी कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, बेक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल इनटू अ वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO occurs बैक बॉन्डिंग। देखिए डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल यानी कि मेटल के डी इलेक्ट्रॉन जो है अगर पाई स्टार में जाता है तो क्या कहलाता है आपका, बैक बॉन्डिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में BB बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BB। चलिए एक लास्ट पॉइंट है आपको देखने को मिलेगा इसमें, एक लास्ट पॉइंट है, क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि CO मॉलिक्यूल इज एक्टिंग एज एन एक्सेप्टर लिगेंड। क्या है यहाँ पे, एक्सेप्टर लिगेंड की तरह भी काम करता है, एक्सेप्टर लिगेंड। चलिए इतना आपको समझ आया बच्चा। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों इफेक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे कार्बन का जब ये मेटल को डोनेट करता है तो इसको अभी आपको बताया था क्या है, सिग्मा है, और वापस जब ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटल का डी इलेक्ट्रॉन है वो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार में जाता है एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो इसी को सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। एक नया टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। कैसे, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स द सेम गोल। भाई इसका मतलब ये है कि इसको एक प्रकार से इसमें लेना भी हो रहा है और देना भी हो रहा है। देखिए एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि इसको मैं आपको बताया हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जब आप पहला लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट 18 इलेक्ट्रॉन जब मैं पढ़ाया आपको तो यहाँ आपको बताया हूँ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अब लेकिन ये एक्सेप्टर भी है, तो यहाँ पे इस इफेक्ट को बोलते हैं आपका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। दूसरा है, एज अ रिजल्ट ऑफ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड CO इज स्ट्रेंथन, यानी कि ये क्या होता है, मजबूत होता है, बहुत मजबूत बॉन्ड बनता है मेटल और CO के बीच। तो चलिए आगे और चलते हैं, क्या होता है उस मजबूती से बॉन्ड बनाने के परिणाम स्वरूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एज अ रिजल्ट मेटल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO गेट रिड्यूस्ड। अब देखिए भाई हमको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो बॉन्ड है वो 3 बॉन्ड ऑर्डर है, लेकिन जैसे ही इसके साथ मेटल जुड़ जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किधर जाता है, इधर जाता है, यानी कि जो कार्बन का, लेकिन मेटल के ऑर्बिटल से फिर से इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। तो इस तरीके से जब एंटी बॉन्डिंग में, हमेशा याद रखना, एक लाइन नोट कर लेना कि जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल्स के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये आप नोट कर लीजिए, whenever the extra electron get addition in the anti bonding orbital of the any molecule, the bond order क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो वहीं पे आपको यहाँ पे जो लाइन में जो बोल रहा हूँ लिखा है कि ये ट्रिपल बॉन्ड से कहाँ चला जाता है, डबल बॉन्ड में चला जाता है, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जब जाता है तो ये जो बॉन्ड का लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होता है, कम होता है, डबल बॉन्ड का उससे ज्यादा होता है, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता है, ज्यादा लंबा होता है। यानी कि व्हेन वी कंपेयर 3 बॉन्ड इन बॉन्ड लेंथ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम क्या करें, इसको कंपेयर करें तो जो सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है उससे थोड़ा सा कम होता है डबल बॉन्ड का, और सबसे जो कम होता है वो ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है, कम होता है। चलिए तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है बना सकते हैं आपको, ये मेटल का डी ऑर्बिटल मैंने बनाया है, ये मेटल का डी ऑर्बिटल है। देखिए पाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है, आपका जो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, इस तरीके से आपको इधर जा रहा है, और इधर से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 2 नया आपको कॉन्सिक्वेंस लिख के दिखाऊं। देखिए शॉर्टन MCO बॉन्ड, क्या है ये, शॉर्टन MC बॉन्ड और लैंगडन CO बॉन्ड। जब आपको मेटल से जब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आपका जो CO बॉन्ड है वो क्या होगा, लंबा होगा, इंक्रीज होगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से मेटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आपका बॉन्ड क्या होगा, MC बॉन्ड क्या होगा, शॉर्टन होगा। ये आप अगर और मैं आपको बताऊंगा।
तो चलिए इसको चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, सॉरी। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है भाई बॉन्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या होता है ये कौन कौन से फैक्टर में क्या होता है डिपेंड करता है। क्वेश्चन में ये जरूर पूछते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका बेक बॉन्डिंग। बेक बॉन्डिंग आपका फैक्टर है। अभी आपको बताया कि बेक बॉन्डिंग क्या है। जब कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड से यानी कि लिगेंड टू मेटल, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, जब भी आपका लिगेंड टू मेटल आपका इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं आपका सिंपल बॉन्डिंग। लेकिन जब मेटल से लिगेंड, सॉरी जब मेटल से जब लिगेंड वापस जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं बेक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो परिणाम स्वरूप जो रिजल्टेंट है वो क्या है, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। और ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर पे। यानी कि आपका 2 बॉन्ड ऑर्डर है, 3 बॉन्ड ऑर्डर है, 4 बॉन्ड ऑर्डर है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना आपका बॉन्ड क्या होगा स्ट्रेंथ होगा। तो पहला लाइन लिख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या IR फ्रीक्वेंसी, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं लिख के दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट कि आपको ये इजी हो जाए। दूसरा है मेटल कार्बन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ध्यान से सुनिएगा, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, वो इंक्रीज होता है जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, और मेटल कार्बन की जो फ्रीक्वेंसी है, मेटल कार्बन की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, या आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जरूर इसको फार्मूला को देखे होंगे। वाइब्रेशनल जो है 1/2 पाई और √k/μ, यानी कि रिड्यूस मास से क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तीसरा जो आपका जो लाइन है, यानी कि तीसरा जो इसकी पॉइंट है वो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब स्ट्रेंथ होता है डिक्रीज होता है। कब? जब CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, और इस CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने के साथ साथ आपका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज होता है जब आपका CO फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। तो सारा पैरामीटर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एकदम ध्यान से इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में आपका ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको इसको ध्यान समझना है। तीसरा चीज है दूसरा चीज है चार्ज ऑन मेटल। आपका सेकंड फैक्टर है चार्ज ऑन मेटल, फर्स्ट फैक्टर आपको बताया कि बेक बॉन्डिंग है, ठीक है। अब देखिए चार्ज ऑन मेटल, हमको पता है कि प्लस चार्ज यानी कि मेटल में इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस चार्ज यानी कि मेटल में इलेक्ट्रॉन का क्या वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल आयन इंक्रीजेस। जब कभी भी आपका मेटल में माइनस चार्ज है, तो ध्यान से आपको देखना है, समझना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इंक्रीज है, यानी कि इफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस बेक बॉन्डिंग इंक्रीजेस। अब मुझे आपको बताइए, आप ही लॉजिकली समझिए, आपके पास कुछ ज्यादा रहेगा यानी कि कोई चीज ज्यादा है तभी हम दूसरे को डोनेट करेंगे। तो मेटल के पास अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्या करेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO लिगेंड को बैक डोनेशन करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। और बैक बॉन्डिंग होने से हमेशा याद रखना, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो इसका पाई स्टार खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अभी आपको बताया मेटल से ये कहां जा रहा है आपका ये पाई स्टार में। और अभी आपको एक लाइन लिख पाया हूं कि जब कभी भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा डिक्रीज होता है। तो यही भी आपको समझ जाना है कि चार्ज ऑन मेटल जब कभी भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर आया तो वो क्या करेगा, बेक बॉन्डिंग को बढ़ाएगा, और ये CO फ्रीक्वेंसी जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल आयन डिक्रीजेस। अब ऐसा कोई भी फैक्टर जो मेटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज अगर आपके मेटल में इंक्रीज होता है तो आपका बेक बॉन्डिंग क्या होगा, कम होगा।
यानी कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बैक बॉन्डिंग क्या कर नहीं कर पाएगा। तो बैक बॉन्डिंग जब नहीं कर पाएगा तो इसका CO फ्रीक्वेंसी क्या होगा, CO फ्रीक्वेंसी जो है आपका इंक्रीज होगा। तो इतना ध्यान रखना। सबसे पहला लाइन आप लिख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहला लाइन लिख लीजिए, बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो यहाँ पे आपको बताया हूँ ये क्या, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, IR फ्रीक्वेंसी, ये आपको ध्यान देना है। तो बैक बॉन्डिंग पहला बता दिया आपका सेंट्रल मेटल आयन है कि चार्ज आयन मेटल में आपको डिपेंड करता है। तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो थोड़ा सा कोशिश किया आपको बताने का कि कैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मैं आपका जब इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अरे ये कुछ 5 कॉम्प्लेक्स दिए हैं। यहाँ पे देखिए VCO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फ्रीक्वेंसी है उसकी कुछ वैल्यू दी है। इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स में इसका यूनिट है। अब यहीं पे आप समझिए, एकदम लॉजिक लगाइएगा, माइनस चार्ज है यानी कि क्या है, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जितना ज्यादा माइनस चार्ज उतना ज्यादा क्या बोला हूं मैं, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगा। बैक बॉन्डिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। और बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हुआ तो CO फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आप एकदम दिमाग में नोट करके चलिए। अब देखिए TiCO6 2 माइनस में 2 माइनस है यानी कि इसका आपका CO फ्रीक्वेंसी देखिए 1748 सेंटीमीटर इनवर्स है। दूसरा चीज, एक कम हो गया इलेक्ट्रॉन तो इससे थोड़ा सा क्या हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यानी कि बैक बॉन्डिंग का फैक्टर क्या है, थोड़ा सा कम हो गया तो और उससे बढ़ गया, 2000 हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखिए मेटल के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड लगा है उसमें एक चार्ज है, एक चार्ज है मतलब आपका क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है तो बैक बॉन्डिंग क्या होगा, बैक बॉन्डिंग कम होगा। यानी कि बैक बॉन्डिंग कम हुआ तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। मैं आपको अभी बता चुका हूं कि बैक बॉन्डिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, IR फ्रीक्वेंसी का। तो जितना आपका बैक बॉन्डिंग का क्वांटिटी कम होते जाएगा आपका IR फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा। और लास्ट में क्या है, और बैक बॉन्डिंग कम है, देखिए 2+ हो गया यानी कि मेटल में और इलेक्ट्रॉन कमी हो गया तो आपका ये जो C और O के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करने वाला कोई भी फैक्टर नहीं है इसमें, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो गया। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, कभी कभी एग्जाम में या 1-2 बार पूछा भी गया है कि फ्री CO, अगर कोई फ्री CO है तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है 2143। क्या होता है, 2143, 214 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन यहीं पे देखिए ये जो CO के साथ अगर आयरन जुड़ गया 2+ के साथ, आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, CO का कॉम्प्लेक्स है आपका 6 है और ये 2+ के साथ है, तो इस फ्री CO से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी शो करता है आपका ये 2+ वाला। तो ये देखिए इसका वैल्यू है 2204 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका 1-2 बार CSR नेट के क्वेश्चन में पूछा गया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब फ्री CO का फ्रीक्वेंसी 2143 सेंटीमीटर इनवर्स है तो ऐसा क्या हुआ होगा, कौन सा फैक्टर है कि आयरन के साथ यानी कि ये 2+ कॉम्प्लेक्स में इसका, हमको लगा कि फ्री CO का 2144 है, ठीक है, लेकिन ये देखो 2100 से 2200 बढ़ गए और आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, हमको दिमाग में ये रखना है कि 2143 से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो सकता है जब वो 2+ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2+ वाले कॉम्प्लेक्स में आपका CO जुड़ा हुआ है। तो अगर वीडियो फास्ट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर फास्ट हो रहा है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा स्लो करूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री समझने के लिए। आगे ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं आप। अब यहाँ पे देखिए 4 से 5 कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 और 5, जो कि इसी को मैं ऐसे लिख दिया हूं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि मेटल कार्बन यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे देखिए इधर जब आ रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मेटल और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड बना है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब कभी भी CO, हाँ हमेशा इसमें याद रखना, यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड है, एक मेटल कार्बन बॉन्ड है और एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है।
तो जब ये मेटल कार्बन यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है जब इंक्रीज होता है तो मेटल कार्बन भाई अभी आपको बताया इधर से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से नहीं जाएगा तो क्या होगा, आपका मेटल का जो बीच मेटल जो कार्बन बॉन्ड जो डबल बॉन्ड कार्बन बनाया है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे लिखे देखिए डिक्रीजिंग मेटल कार्बन डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि आपका CO फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ रहा है। तो एक लाइन आपको ये भी लिखना है कि मेटल कार्बन जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, आपका CO फ्रीक्वेंसी का। जब कभी भी ये फ्रीक्वेंसी आपका इंक्रीज हो रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी आपको क्या होगा डिक्रीज होगा, और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा। समझ आया इतना सवाल? चलिए नेक्स्ट चलते हैं कुछ नेचर ऑफ लिगेंड। तो हमने पहला फैक्टर क्या देखा, बिग बॉन्डिंग। दूसरा फैक्टर क्या देखा, चार्ज ऑन मेटल। और तीसरा फैक्टर है आपका नेचर ऑफ लिगेंड। यहाँ पे कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी यानी कि CO फ्रीक्वेंसी को जो फैक्टर है वो आपका तीसरा है नेचर ऑफ लिगेंड। तो देखिए ये आपका जो लिगेंड सीरीज है ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जरूर पढ़े होंगे कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है आपका PF, उसी तरीके से CO। तो ये सीरीज है यानी क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड। कैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है ये पूरे क्या आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इधर आपका वीक लिगेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका लिगेंड पाई डोनर लिगेंड है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या करता है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। भाई आपका पाई डोनर लिगेंड है ना, तो क्या करेगा, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। और आपका बेक बॉन्डिंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बेक बॉन्डिंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या क्या होना चाहिए मैं बोला हूं आपका, अगर कोई लिगेंड पाई डोनर है या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर इस केस में आपका इंक्रीज होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल में इंक्रीज होगा और उस केस में बेक बॉन्डिंग होगा और CO फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये लाइन को आप नोट कीजिए। इसके जस्ट अपोजिट अगर किसी मेटल में पाई एक्सेप्टर लिगेंड जुड़ा हुआ है या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, बेक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा और CO फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इतना अगर आप समझ गए तो आप कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। CSR नेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब मैं CSR नेट क्लास लूंगा तो इसी चीज को आगे फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझना है। एक बार आप कॉन्सेप्ट अच्छे समझ गए, कॉन्सेप्ट आप कोई भी क्वेश्चन आए आप बना लोगे। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हूं आपको। पहला कॉम्प्लेक्स है फेशियल के साथ, दूसरा यानी कि चारों आपका कॉम्प्लेक्स फेशियल है। यहाँ पे देखिए PF3 और CO3 जुड़ा हुआ है। PF3 यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, PF3 है, PCl3 है, PCl PPH2 और PMA3। तो यहाँ पे अभी आपको बताया हूं कि ऐसा कोई भी लिगेंड जो पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, वो आपका कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखिए PF3 जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल को डिक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए PF3 का सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रहा है 2090 से 2055 के बीच। दूसरा PF3 के बाद क्या है आपका लिगेंड, PCl3 है। तो यहाँ देखिए PCl3 का उसके बाद है, उसी तरीके से PCl PPH2 है। यहाँ पे इसका लास्ट में PMA3 आता है। PMA3 क्या है, वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड क्या करेगा, ज्यादा पाई एक्सेप्टर यानी कि आपका पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जब ग्रुप जुड़ा होता है आपका CO फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है बोला हूं। तो यहाँ पे देखिए 1945, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 1945। तो ये आपका पूरा जो क्लास लिया मेटल कार्बोनिल का उसका पूरा समरी है, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। लास्ट है नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। CO ग्रुप इंक्रीजेस, बेक बॉन्डिंग इंक्रीजेस। अब भाई आप ही बताइए, जितना ज्यादा लेने वाला होगा उतना आदमी देगा, सही बात बोल रहा हूं। तो CO ग्रुप जब इंक्रीज होगा तो आपका बेक बॉन्डिंग क्या होगा, डिक्रीज होगा, सीधी बात। और बेक बॉन्डिंग डिक्रीज हुआ तो आपका क्या होगा, बेक फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। लास्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n इंक्रीजेस, n यानी कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जब भी इंक्रीज होता है तो आपका बेक बॉन्डिंग डिक्रीज होता है, बेक बॉन्डिंग डिक्रीज होता है किसका, मेटल का।
अब देखिए यहाँ पे आपको एक सिमिलर साइज आपको समझना है। 3D मेटल है, 4D मेटल है, 5D मेटल है। 5D मेटल का साइज ज्यादा रहेगा, उसके बाद 4D फिर 3D। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, जब भी इंक्रीज होगा तो बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा। जैसे कि 5D मेटल है, 4D मेटल है और ये 3D मेटल है। तो इस तरीके से आपका जो 5D वाला है, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर उदाहरण के लिए लूं, आयरन के नीचे आता है रुथेनियम और रुथेनियम के नीचे आता है ऑस्मियम। यहाँ पे ये 3D है, ये 3D है, ये 4D है और ये क्या है 5D है। तो इन तीनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है ऑस्मियम का। अब ऑस्मियम के केस में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो ये क्या नहीं कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल नहीं पा रहा है, किसमें, कार्बोनिल में, तो बैक बॉन्डिंग कम हो रहा है। तो आपका जो CO फ्रीक्वेंसी है, ये जो CO फ्रीक्वेंसी है क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो ये 5 पॉइंट आप एकदम से नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट मैं बताया बैक बॉन्डिंग, दूसरा पॉइंट बताया चार्ज ऑन मेटल, तीसरा पॉइंट जो आपको बताया हूं नेचर ऑफ लिगेंड, और चौथा जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और पांचवा जो पॉइंट है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इतना समझ आया। अब बस थोड़ा सा बचा है, इसको पढ़ा देता हूं फिर आपका ये क्लास खत्म हो जाएगा। बॉन्डिंग मोड ऑफ CO। कभी कभी हमको ऐसा देखने को मिलेगा आपकी बुक में कि एक कार्बोनिल जो है 2 मेटल के साथ जुड़ा है, एक कार्बोनिल 3 मेटल के साथ जुड़ा है, तो सर वो क्या केस है, उसको बोलते हैं आपका ब्रिजिंग मोड बोलते हैं। ठीक है, ब्रिजिंग मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताया था कि कोई भी अगर कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी के साथ जुड़ा नहीं है, उसको बोलते हैं अनकोऑर्डिनेटेड और फ्री CO, इसको बोलते हैं फ्री कार्बोनिल। तो बच्चों अभी आपको बताया था मैं, फ्री कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी होती है 2143। जस्ट 2 मिनट पहले बताया था कि 2143 सेंटीमीटर इनवर्स होता है फ्री कार्बोनिल का। अब जैसे ही आपका ये CO एक मेटल के साथ जुड़ जाता है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए क्यों हो रहा है, अभी आपको बताया, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। अब आप बताइए, जब एक मेटल के साथ कोई कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड जुड़ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो एट द सेम टाइम अगर ये 2 मेटल के साथ जुड़ जाता है, ये देखिए 2 मेटल के साथ जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं म्यू ब्रिजिंग मोड। क्या बोलते हैं, म्यू ब्रिजिंग, BRIDGING, ब्रिजिंग मोड। तो म्यू ब्रिजिंग मोड में जब ये जुड़ता है तो और इसकी बैक बॉन्डिंग का जो क्वांटिटी है, पैरामीटर बढ़ रहा है, तो देखिए और कम होगा, इससे हो गया कम। अब जब ये 3 मेटल के साथ जब ये ब्रिजिंग मोड करेगा, 1, 2 और 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी। 2143 से कहाँ आया था 1860 और फिर से क्या आ गया 1750। तो आपको ये समझना है कि जब कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, 2 मेटल, 3 मेटल, 1 मेटल, तो फ्री CO से उनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। इतना समझ आया बच्चों। चलिए इसका कुछ एग्जांपल था। ये जो डायग्राम है आपको मैं डोनेशन दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड से जब मेटल में बैक डोनेट होता है, ठीक है, तो कहां से जाता है ये वेकेंट मेटल, यानी कि आपका कहां से जाएगा, होमो से जाएगा भाई, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कहां से जाएगा, मेटल में जाएगा। अब ये मेटल से कार्बन मोनोऑक्साइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, वेकेंट पाई स्टार ऑफ CO। वही चीज जो मैं पहले आपको बताया हूं। हाँ, ये जो मोड आपको बता रहा था, यहाँ पे आपका टर्मिनल CO है, फिर ये 2 मेटल के साथ है, फिर यहाँ पे आपको 3 मेटल के साथ देखने को मिलेगा, और इस तरीके से भी आपका ब्रिजिंग मोड, इस तरीके से भी बाइंडिंग मोड होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, चलिए तो इसको, ये जो लाइन आपको लिखा है, द इंटरप्ले ऑफ डोनेशन एंड बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बिटवीन अ मेटल एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड इज एन एग्जांपल ऑफ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ये लाइन आपको ध्यान देना है, क्या है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, SYNERGIC, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है जब कभी भी एट द सेम टाइम आपका मेटल से कार्बन मोनोऑक्साइड में जा रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड से मेटल में जा रहा है, तो आपका ये इफेक्ट क्या कहलाता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। इसी को आपके सिलेबस में, सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा, पाई एसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई एसिडिटी। ये आपको एमएससी के भी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज पाई एसिडिटी या फिर व्हाट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिस्क यानी कि पॉसिबल हो क्या रहा है भाई, मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, वापस जा रहा है, फिर से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब मान लीजिए फिर से इधर जा रहा है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से क्या हो रहा है, वो
स्विच हो रहा है, ठीक है। तो ये तो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का बाइंडिंग मोड होता है। तब ये लास्ट कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिया है। वेरिएशन इन IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO मोड, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू लिख के दिया है। देखिए CO के साथ आपका जब फ्री CO है तो आपका 2143 है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसको। फ्री CO का है आपका 2143, एक प्लस चार्ज आ गया तो आपका देखिए मैं भी आपको बताया कि बढ़ जाता है, ठीक है। और जब ये देखिए 21 से 64 यानी कि यहाँ पे भी क्या होता है, बैक बॉन्डिंग नहीं होता, बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कम है, तो क्या हो जाता है, इसका थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। फिर देखिए 2204, जैसे आपको निगेटिव दिख रहा होगा, देखिए जितना आपका निगेटिव है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होते हुए दिख रहा होगा, तो आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए 2 माइनस है, फिर 3 माइनस आ गए, फिर 4 माइनस, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपका आयरन के साथ है, एक प्लस है, ठीक है, फिर इसमें एक कमी हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज होते हुए आपको दिखेगा। जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा आपका, उतना मतलब कम इलेक्ट्रॉन आपका डेंसिटी, सॉरी उतना कम फ्रीक्वेंसी BCO। तो ये हो गया आपका। हाँ, इसमें एक और फैक्टर आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। जैसे कि आपको पता है कि मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, देखिए 1.9 है, 1.9, 1.8, 1.6, यानी कि इस टाइप से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है। तो क्या होता है आपका, जितना कम आपका मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, उतना उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। जैसे देखिए 1976 इसका, फिर जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो आपका धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है क्या होता है, इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया बच्चों आपका आज का मेटल कार्बोनिल के ऊपर। कुछ इसमें मैं एग्जांपल्स लेके आऊंगा आपके क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा लिगेंड लेके आपको लाऊंगा मैं, PS3 है, फास्पिन या PF3। इसमें फास्पिन लिगेंड है। मैं थोड़ा सा अब इसको ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ, अभी तक ने मैं क्या पढ़ाया आपको। ये देखिए यहाँ पे मैं लिगेंड का नाम लिखा था। सबसे पहला आज मैं जो पढ़ा डिस्कस किया हूँ, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। दूसरा लिगेंड है आपके सिलेबस में फास्पिन लिगेंड। फास्पिन लिगेंड मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो सिलेबस है कंटिन्यूटी है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का या थर्ड सेमेस्टर का। तो धीरे धीरे मैं पूरा कवर करूंगा। आपको समझना है कि आपके सेमेस्टर में कौन सा सिलेबस है या कौन सा सिलेबस फिट का आता है, उसको पढ़ना है। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट कवर कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा हमारे सेमेस्टर में है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा फास्पिन लिगेंड।